नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसएस न्यूज के इस लाइव अंक में। दोस्तों, बात चुनाव की तो हो ही रही है, चुनाव आयोग की भी हो रही है और साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में शायद सुप्रीम कोर्ट ने जितना कैटेगोरिकली आज अपने स्वीपिंग ऑर्डर्स दिए हैं, इतना पहले कभी नहीं दिए थे। मतलब अल्टीमेटली कहा जाए, जो पहले बात हो रही थी कि हमने कब कहा कि आप मैच करके दो, आप ये वाला पार्ट दे दो, पार्ट भी दे दो, दोनों साइलोज दे दो, लेकिन फिर कभी उसमें वो न्यूमेरिकल नंबर नहीं दे रहे थे, कभी कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं दे रहे थे, कभी कुछ छुपा रहे थे, कभी कुछ छुपा रहे थे। कुछ शक्तियां हैं जो एसबीआई चेयरमैन को कह रही हैं कि जो मांगा जाए उसके अंदर भी सेलेक्टिव हो जाओ और वो दे दो, कोशिश करो कि जितना छुपा सकते हो। लेकिन बहुत बड़ी घटना आज तब घटी जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को 5 जजों की बेंच में मजबूर होकर यह कहना पड़ा कि आपके पास जो भी सूचना है, गिव एवरीथिंग नाउ। ये उनके वर्ड्स थे। कुछ और भी उन्होंने कहा। उससे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूं जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ दिल्ली से अरुण कुमार शर्मा जी, मध्य प्रदेश से राकेश अचल जी और उत्तराखंड से विनू जैन जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो में जुड़े। जो शब्द यूज किए सुप्रीम कोर्ट ने, वहां पर आता हूं कि आप सेलेक्टिव डिस्क्लोजर नहीं कर सकते हैं। जो आपका मन चाहेगा आप डिस्क्लोज करोगे, नहीं मन चाहेगा आप नहीं डिस्क्लोज करोगे। आपकी ये मनमानी नहीं चलेगी, साफ शब्दों में कह दिया। और एक स्वीपिंग ऑर्डर में कह दिया, डिस्क्लोज ऑल व्हाट यू हैव। हर वो चीज जो आपके पास है, अब वो चाहे केवाईसी की है, सिटीजनशिप की है, एड्रेस की है, या कोई और डिटेल जो भी उन्होंने उनसे कलेक्ट किए हैं, डिस्क्लोज ऑल। बीजेपी के एक खास शख्स से जब मैंने बात की तो मैंने कहा, आपने क्यों नहीं बताया भाई, आपको किस किस से मिले? अब तो आपको बता देना चाहिए, नहीं तो डिस्क्लोज होगा। बोलता नहीं, कानून कहता है कि हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। मैं, कौन सा कानून आपसे कहता है भाई साहब? कहता है वो कानून बना हुआ है ना। मैं कहूँ वो कानून तो अवैध घोषित हो गया है। जिस कानून की आप बात कर रहे हो, जो आपको सीक्रेसी देता था, वो तो अवैध घोषित हो गया है। तो इससे पहले कि दूसरे लोग आपके स्केलेटन्स बाहर निकाले, आप खुद ही कह दो मुझे किस किस से पैसे लिए। क्योंकि अब बॉन्ड के नंबर आ जाएंगे तो लिंक हो जाएंगे, तो सारे के सारे रिसीवर के नंबर आ गए और डोनर के नंबर आ गए कि यहाँ पे 5 नंबर है तो इसका 5 नंबर है, इसका 8 नंबर, इसका 8 नंबर, वो तो मिक्स हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे सारे। तो बोलते जब आ जाएगा तब की तब देखेंगे। तो उनका अहंकार यहां तक है कि हम जितना छुपा सकते हैं। और कुछ तो यहां तक आ गए, टीएमसी वाले वगैरह, कुछ और दल है, कोई जी हमारे डब्बे में डाल के चला गया था, हमें पता ही नहीं कौन डाल के चला गया। हमें तो 7 दिन के बाद पता लगा कि किसी ने हमको 10 करोड़ रुपए दे दिए। कमाल है साहब, मैं खुद हैरान हूं। मैं सोच रहा हूं मैं भी एक डब्बा रख लूं बाहर, अपने घर के बाहर, शायद कोई आके मेरे डब्बे में कुछ 5-10 करोड़ के डाल के चला जाए। क्या पता सर आज की रेट में क्या हो सकता है। अच्छा, एक खास बात है जो मैंने नोटिंग की है कि ये सारे की सारी जो आपको पैसे मिले हैं, इसका एक मेजोरिटी पोर्शन शायद हो सकता है टोटल 90% का या तो बीजेपी को मिला है या भारत की ईस्टर्न कोस्ट लाइन को मिला है। अब ईस्टर्न कोस्ट लाइन मतलब बंगाल, जो समुद्र से लगी हुई है, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना को आंध्र के साथ गिन लेता हूं मैं, दोनों एक साथ में आ जाते हैं, पहले एक ही थे। उसके बाद तमिलनाडु। तो आप देखोगे डीएमके, केसीआर की पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी, नवीन पटनायक और टीएमसी, आप देखोगे बहुत बड़े रूप में पैसा इनको मिला। ये सारी ईस्टर्न कोस्ट लाइन की स्टेट्स हैं। तो बीजेपी प्लस ईस्टर्न कोस्ट लाइन स्टेट को 90% से ज्यादा पैसा एक्चुअली मिला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एसबीआई चेयरमैन कौन है? क्या कोई चपड़ासी है? कोई चौथी पास है? कोई 8वीं पास है? या कोई मोदी का कोई एजेंट है? या फिर उनके द्वारा अपॉइंट किया गया कोई द्वारपाल है जो बाहर खड़ा है, यानी कि बैठ जा बैठ गई, खड़ी हो जा खड़ी हो गई, घूम जा घूम गई, पुराना गाना भी था, वही जैसे वही हो रहा है। तो मैं शर्म से आज मेरी आंखें चुनी हुई हैं कि भारत के नेशनल बैंकर का चेयरमैन ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कोई किसी का पर्सनल चपड़ासी होता है। चाय ले आ भाई, पानी का गिलास लेके आ, टेबल लगा दे, अरे तूने आज का फाइल नहीं रखी, क्या हो गया, सब सब लेके आता हूं। अगर ये भारत की ब्यूरोक्रेसी की हालत है तो क्या कहा जाए। और फिर एक जगह हमारे एक वकील साहब मैथ्यू नेडुम्ब्रा क्या कहते हैं,
जोर जोर से चिल्लाने शुरू हो गए आज। तो चंद्रचूड़ साहब बोले, डोंट शाउट एट मी। ये बड़ा एक हिस्टोरिक वर्ड आ गया, आज तक इस किस्म के शब्द कोर्ट में यूज होते नहीं है कि डोंट शाउट एट मी। तो उस टाइम सॉरी बोला और फिर शुरू हो गया उसी टोन में। जब उसी टोन में शुरू हुए तो जस्टिस संजीव खन्ना को बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने उसको कहा कि भाई, डू यू वांट कंटेम्प्ट नोटिस? ये वर्ड है उनके आज का जो ट्रांजैक्शन हुआ है संवादों का, मैं उसकी बात कर रहा हूं। डू यू वांट अ कंटेम्प्ट नोटिस? इट मींस उन्होंने सप्लीमेंट किया जो चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि भाई, डोंट शाउट एट मी, एंड स्टिल ही केप्ट शाउटिंग। देन ही सेड, डू यू वांट अ कंटेम्प्ट नोटिस? इनको किसकी सपोर्ट है? इनको पीछे से कौन सहारा दे रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की 5 जजों की संवैधानिक बेंच के सामने जाके चिल्ला सकते हैं और आपका कुछ नहीं होगा? ये कौन लोग हैं? ये कौन सी शक्तियां हैं वहां पर? इंसिडेंटली मुझे कोर्ट का बहुत बड़ा अनुभव है, सैकड़ों बार खड़े होने का अनुभव है, प्रोसिक्यूशन की साइड से ऑफ कोर्स। तो मुझे मालूम है कि कोर्ट्स कैसे ऑपरेट करते हैं, छोटे कोर्ट से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक की बात कर रहा हूं मैं, कि कैसे ऑपरेट करते हैं। मैंने बहुत एक्टिवली इनके साथ इंटरेक्ट किया हुआ है। मैं खुद कटघरे में खड़ा हुआ हूं प्रोसिक्यूशन की साइड पे, ऐसी बात नहीं है। मैंने सबमिशंस दिए हैं वहां पर, और मुझे मालूम है कोर्ट में बिहेव कैसे किया जाता है। मैं उसका भुक्तभोगी हूं। लेकिन ये जो हो रहा है यहां पर, दिस इज समथिंग एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग। इसी विषय पर बात करेंगे कि कौन है एसबीआई चेयरमैन, और टाइटल वही है, और कितना गिरोगे स्टेट बैंक, और कितना गिरोगे स्टेट बैंक। हम बात करेंगे सबसे पहले, राकेश जी आपके पास, आप वरिष्ठ भी हैं, अनुभव है, आप डेली एक अच्छा अच्छा लेख भी लिखते हैं सर। आप बताइए सर, ये हो क्या रहा है अल्टीमेटली? धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई और जिस तरह के संवाद लोगों ने सुने, क्योंकि अब ट्रांसपेरेंसी वहाँ भी है, तो वो बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। मैंने भी पहली बार सुना, अभी तक सुनते थे कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन आज माननीय कोर्ट में विद्वान बेंच के एक सदस्य ने कहा कि कानून के कंधे भी बहुत मजबूत हैं, और जो लोग चीख रहे थे, जो चिल्ला रहे थे, उनको आश्वस्त किया कि वो परेशान न हों कि सोशल मीडिया पर उनके माननीय न्यायालय के जो जजमेंट हैं उनका क्या असर होने वाला है। तो उसको लेकर के निश्चित तौर पर ये पहला मौका है इस देश में, जब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना है, भारतीय स्टेट बैंक, कि उसने अपनी गिरावट की सबसे जो नीची सीमा हो सकती है उसको स्पर्श किया आज अपने आकाओं के बचाव। माननीय न्यायालय ने जब पहले दिन ही इस फैसले का डिस्पोजल किया था, तब ये कह दिया था कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, इनके द्वारा वसूल किया गया पैसा गलत है, इन्हें जिन शर्तों पर दिया गया था कि हम गोपनीयता बरतेंगे, केवाईसी नहीं बताएंगे, ये सब असंवैधानिक है। तो जो जो जानकारियां हैं वो कोर्ट को दे दी जाए, और वो इलेक्टोरल अपना इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर भी दिखाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगातार आनाकानी की, तब जाकर के आज कोर्ट को कहना पड़ा कि जो आपने कहा अभी प्रस्तावना में कि टोटल जो भी आपके पास है वो बताइए। तो ये स्टेट बैंक की बेशर्मी केवल स्टेट बैंक की बेशर्मी नहीं है, ये स्टेट बैंक के पीछे खड़े इस देश के सत्ता प्रतिष्ठान को भी लज्जित करती है। उसका भी बेशर्म देश के सामने, दुनिया के सामने लाके पहली बार खड़ा किया है कि माननीय देश की सबसे बड़ी अदालत में आप लगातार आनाकानी कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि आपके द्वारा जो किया गया कृत्य है वो असंवैधानिक है। तो निश्चित तौर पर इसके अब नताइज तो सामने बाद में आएंगे जब इस पूरे मामले का डिस्पोजल होगा, क्योंकि ये फैसला अभी तक, जैसे कि आप पूर्व में कहते रहेंगे, माननीय अदालत के बहुत से ऐसे फैसले हैं जो आधे अधूरे से लगते हैं, अच्छे होकर भी, लोकप्रिय और रुचिकर होते हुए भी आधे अधूरे लगते हैं। इस फैसले में भी माननीय न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया, सारे तौर तरीके गलत मान लिए, और लेकिन न तो इस असंवैधानिक तरीके से वसूल किए गए पैसे को राजसात करने के बारे में कोई निर्देश दिया, ना ही इस पूरे क्रियाकर्म में शामिल लोगों के खिलाफ
कोई अभियोजन शुरू करने की बात कही, ना इस पूरे मामले की अभी जांच के बारे में कोई कमेटी गठित करने का या आगे बढ़ने का कोई संकेत दिया है। तो हमें इस बात का संतोष है कि आज माननीय न्यायालय ने भूत भविष्य की चिंता किए बगैर बड़ी निष्ठा के साथ ये प्रमाणित करने की कोशिश की है कि उसके हाथ ही लंबे नहीं है कानून के, उसके कंधे भी मजबूत हैं और वो किसी भी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं। तो चुनाव पर इसका कोई बहुत ज्यादा असर पड़ेगा ये तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन भविष्य में धन उगाही के लिए जो राजनीतिक दल और सत्ता प्रतिष्ठान जो तरीके अपनाते हैं उन पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा और इससे हो सकता है कि लोकतंत्र की सेहत में थोड़ा बहुत सुधार आए। पूरा सुधार तो होने से रहा, क्योंकि बिना इस तरह के आचरण के चंदा वसूली आप करें, चाहे विनम्रता से करें, चाहे ईडी सीबीआई की नोक पर करें, ये रुकने वाला तो नहीं है जब तक कि इस बार जो धन इकट्ठा किया गया है उसको राजसात में किया जाए, उसे जमा करने वाले लोगों को जेल के शीशों के पीछे न भेजा जाए। जी दिनेश।